वेलकम टू ए एडू और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और साथ ही साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव और उसके बाद इसके प्रथम अध्यक्ष और इसके सभी समितियों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसे हम लोग देखें। हिंदू पत्रिका में 5 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की घोषणा की। तो हिंदू पत्रिका ने 5 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना की घोषणा की। कब? 5 दिसंबर। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन जो कि 1886 ईस्वी में हुआ था, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने दादा भाई नौरोजी के साथ मिलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस में विलय कर दिया। तो कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था 1886 ईस्वी में, तो इस अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने दादा भाई नौरोजी के साथ मिलकर क्या किया, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय कांग्रेस में कर दिया। दूसरे अधिवेशन के दौरान वेरी इंपॉर्टेंट है, तत्कालिक गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। तो उसने कांग्रेसी सदस्यों को गार्डन पार्टी दी, तो बगीचे में बुलाकर एक चाय की पार्टी दी, याद रखेंगे। तो कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था, तो उस अधिवेशन के अंतर्गत इस अधिवेशन होने से पहले उस समय तत्कालीन गवर्नर जनरल था कौन? तो लॉर्ड डफरिन। तो उसने कांग्रेसी सदस्यों को गार्डन पार्टी दी, बगीचे में बुलाकर चाय की पार्टी दी, क्योंकि उसे लगा कि इस 72 सदस्यों के द्वारा क्या उखड़ जाएगा। क्योंकि पहले जो अधिवेशन हुआ था पहला, तो उसमें मात्र 72 सदस्यों ने ही पार्टिसिपेशन किया था। तो अंग्रेजों को लगा इन 72 सदस्यों से क्या होगा, तो इसीलिए खुश होकर डफरिन ने चाय की पार्टी दी। लेकिन गले की हड्डी तब बन गई जब धीरे धीरे इनकी सदस्यों की संख्या हर एक अधिवेशन में बढ़ती चली गई। जैसे कि दूसरे अधिवेशन में 413 सदस्य हो गए, तीसरे अधिवेशन में 607, चौथे अधिवेशन में 1487। तो इस प्रकार बढ़ते चले गए। तो कांग्रेसियों को लगने लगा, अंग्रेजों को लगने लगा अब इन कांग्रेसियों को हटाना चाहिए। तो दूसरे अधिवेशन जो कि 1886 में हुआ था, तो उस दौरान लॉर्ड डफरिन जो कि तत्कालीन गवर्नर जनरल था, तो उसने कांग्रेसी सदस्यों को चाय की गार्डन पार्टी दी। दादा भाई नौरोजी सर्वाधिक 3 बार 1886, 1893 और 1906 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे ज़्यादा बार अध्यक्ष कौन रहे? तो दादा भाई नौरोजी 3 बार, 1896, 1886, उसके बाद 1893 और 1906। 1886 कहाँ पे हुआ था? तो यह बम्बई में कलकत्ता में हुआ था, और 1906 भी कलकत्ता में हुआ था। इसके बाद तीसरे अधिवेशन में सैयद बदरुद्दीन तैयब ने कांग्रेसी बनो का नारा दिया, बी कांग्रेसी का नारा दिया। ये चीज़ तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब तीसरा अधिवेशन हुआ था, तो जिसकी अध्यक्षता सैयद बदरुद्दीन तैयब ने की थी 1887 ईस्वी में, जो कि मद्रास में संपन्न हुआ था। तो इसमें बदरुद्दीन तैयब ने कांग्रेसी बनो का नारा दिया, अर्थात बी कांग्रेसी का नारा दिया, और इसी के अंतर्गत एक पत्रिका का भी प्रकाशन किया बी कांग्रेसी के नाम से। इसी तीसरे अधिवेशन के दौरान एक विषय निर्धारण समिति की नींव रखी गई। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस का जो तीसरा अधिवेशन हुआ था, तो उस अधिवेशन के दौरान एक विषय निर्धारण समिति की नींव रखी गई थी। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तीसरे अधिवेशन के दौरान महादेव गोविंद रानाडे ने सोशल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। तो तीसरे अधिवेशन के दौरान महादेव गोविंद रानाडे ने एक सोशल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, और साथ ही साथ इसी तीसरे अधिनियम के दौरान आर्म्स एक्ट अर्थात हथियार अधिनियम भी पारित हुआ। हम लोग देखेंगे 1887 में
हथियार अधिनियम पारित हुआ था। तो तीसरे अधिनियम में क्या क्या काम हुआ? पहला, जो सैयद बदरुद्दीन तैयब थे, 1887 में जो तीसरा अधिवेशन हुआ मद्रास में, जो कि भारत के सबसे दक्षिण में हुआ था। तो इस अधिवेशन में जो सैयद बदरुद्दीन तैयब थे, उन्होंने कांग्रेसी बनों का नारा दिया, बी कांग्रेसी का नारा दिया, और इसी के नाम से, बी कांग्रेसी के नाम से एक पत्रिका का भी प्रकाशन किया, और एक विषय निर्धारण समिति की भी नींव रखी गई। महादेव गोविंद रानाडे ने सोशल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और हथियार अधिनियम अर्थात आर्म्स एक्ट पारित हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में, तो उसमें तमिल भाषा में भाषण दिया गया था। तो 1885 का जो पहला अधिवेशन हुआ था उसमें किस भाषा में भाषण दिया गया था? तो तमिल भाषा में। इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद कांग्रेस का जो चौथा अधिवेशन हुआ था, चौथा अधिवेशन जो कि 1888 में हुआ था, कहाँ पे? तो इलाहाबाद में, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की थी। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले क्या थे? तो गैर भारतीय अध्यक्ष थे। तो जो चौथा अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में, तो इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय क्या हुए? तो शामिल हुए, और उन्होंने हिंदी भाषा में भाषण दिया। याद रखेंगे, किस भाषा में? हिंदी भाषा में। कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में गवर्नर कॉल्विन ने अधिवेशन का विरोध किया, लेकिन इस अधिवेशन के लिए उसने कोई स्थल उपलब्ध नहीं कराया, और स्थल उपलब्ध नहीं होने पर राजा दरभंगा ने इलाहाबाद में लोधर काउंसिल खरीदकर कांग्रेस को दे दिया, जिसका विरोध किसने किया? तो सर सैयद अहमद खां और बनारस के राजा सितारे हिंद ने किया। तो कांग्रेस का जब चौथा अधिवेशन होने वाला था, तो उस समय गवर्नर था कॉल्विन। तो उसने इस अधिवेशन का पुरजोर विरोध किया और कांग्रेस को अधिवेशन करने के लिए कोई स्थल नहीं दिया। तो इस पर राजा दरभंगा ने इलाहाबाद में एक लोधर काउंसिल खरीदकर कांग्रेस को दे दिया, और इलाहाबाद में राजा दरभंगा ने लोधर काउंसिल खरीदकर कांग्रेसों को दे दिया, जिसका विरोध सैयद अहमद खान ने और बनारस के राजा सितारे हिंद ने किया। कांग्रेस के इसी अधिवेशन, चौथे अधिवेशन के दौरान यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की। तो इसी चौथे अधिवेशन के दौरान सर सैयद अहमद खान ने यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की। कांग्रेस का जो पांचवा अधिवेशन हुआ था 1889 ईस्वी में, तो इस अधिवेशन में लंदन में अपनी एक संस्था ब्रिटिश इंडिया कमेटी का गठन किया। तो कांग्रेस ने लंदन में एक ब्रिटिश इंडिया कमेटी का गठन किया पांचवें अधिवेशन में। किसने गठन किया? मुख्य तौर पे दादा भाई नौरोजी ने। और इस समिति का मुख्य पत्र इंडिया के नाम से प्रकाशित हुआ, जिसके संपादक कौन थे? तो जॉन विलियम डिग्बी थे। तो इसी जॉन विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में इस इंडिया नाम के मुख्य पत्र का प्रकाशन हुआ, और ब्रिटिश इंडिया समिति का भी गठन किया गया। किसके द्वारा? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। कहाँ पे? लंदन में, इसी पांचवें अधिवेशन 1889 के दौरान। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। अब देखिए, कांग्रेस के 21वें अधिवेशन जो कि 1905 में हुआ था, तो कांग्रेस का 21वां अधिवेशन जो कि 1905 में हुआ था, तो इस 1905 के कांग्रेस के 21वें अधिवेशन के दौरान क्या बताया था? बंगाल का विभाजन हुआ था। तो बंगाल का विभाजन हुआ था, तो इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन को समर्थन देने की बात कही गई, और इसके लिए विपक्ष के नेता किसे चुना गया? तो गोपाल कृष्ण गोखले को चुना गया। तो हमने बताया भी था कि 1905 में जो अधिवेशन हुआ था बंगाल में, तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, तो उसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन के समर्थन की बात कही गई थी। ये चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। और इसी में विपक्ष का नेता किसे चुना गया था?
तो गोपाल कृष्ण गोखले को। कांग्रेस का जो 22वां अधिवेशन हुआ था 1906 में, तो इसमें पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं कि कांग्रेस के 22वें अधिवेशन 1906 में जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, तो इसी में सबसे पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। कांग्रेस का जो 23वां अधिवेशन हुआ था 1907 ईस्वी में, तो इसमें कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में हो गया। तो कांग्रेस का जो 23वां अधिवेशन हुआ था 1907 ईस्वी में, तो इसमें कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में हुआ था। तो नरम दल और गरम दल क्या है? 1885 से लेकर जो 1905 ईस्वी का काल था, उसे नरम पंथियों का काल कहा जाता है। और यह जो उग्रवादी चरण का था, अर्थात गरम पंथी, 1905 से लेकर 1914 ईस्वी तक। यह उग्रवादी चरण 1915 तक मान सकते हैं, क्योंकि इसके बाद महात्मा गांधी का आगमन होता है। तो नरम पंथी या उदारवादी, जिन्हें 1885 ईस्वी से लेकर 1905 ईस्वी तक माना जाता है, जिसमें दादा भाई नौरोजी, मदन मोहन मालवीय, व्योमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानाडे, एओ ह्यूम, ये सभी नेताएं आते थे। और ये अंग्रेजों की न्यायप्रीतियाँ, इन्हें अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास था, और अपनी आज़ादी पाने के लिए ये प्रार्थना और निवेदन पत्र देते थे और संवैधानिक तरीके से आज़ादी चाहते थे। किसी प्रकार का हिंसा ये नहीं चाहते थे। तो प्रार्थना पत्र निवेदन करके ये आज़ादी चाहते थे संवैधानिक तरीके से, और अंग्रेजों की न्यायप्रियता में इन्हें पूरा विश्वास था। तो कौन कौन? दादा भाई नौरोजी, मदन मोहन मालवीय, व्योमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानाडे, एओ ह्यूम। और जो गरमपंथी थे, अर्थात जो इन्हें उग्रवादी कहा जाता था, 1905 ईस्वी से लेकर 1915 ईस्वी के काल को उग्रवादी या गरमपंथी चरण कहा जाता है। तो इसे हम लोग देखेंगे। ये आज़ादी के लिए सशस्त्र संघर्ष अपनाते थे। हिंसा और हथियार इनके लिए मुख्य अस्त्र था। तो ये आज़ादी हिंसा से, हथियार के कारण और संघर्ष से चाहते थे, जिसमें लाल बाल पाल सबसे इम्पोर्टेंट है। तो लाल बाल पाल, यही 3 इम्पोर्टेंट थे। लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल। अरविंदो घोष, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, ये सब भी उदारवादी और गरमपंथी दल के नेता थे। हालांकि जो भगत सिंह हैं, राजगुरु, सुखदेव हैं, उन्हें एक और चरण में रखा जाता है जिसे क्रांतिकारी चरण भी कहते हैं। ये बिल्कुल उखाड़ पेंच का काम करते थे। और उदारवादी नेताओं के कारण क्या हुआ? तो 1886 ईस्वी में एक लोक सेवा आयोग की भी नियुक्ति हुई, और 1892 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ। तो इन्हीं उदारवादी नेताओं के कारण 1886 ईस्वी में लोक सेवा आयोग की नियुक्ति हुई, और 1892 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम पारित। गरम दल के प्रमुख नेता थे लाल बाल पाल, अर्थात लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष। जबकि नरम दल के प्रणेता थे महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी। तो ये चीज़ें हम लोग अभी देख चुके हैं। कांग्रेस का जो 33वां अधिवेशन हुआ था 1918 ईस्वी में, तो इसमें हिंदी भाषा के प्रयोग पर जोर दिया गया। ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके थे। 1918 का जो अधिवेशन हुआ था, 33वां अधिवेशन, तो इसमें हिंदी भाषा के प्रयोग पर काफ़ी जोर दिया गया था। इसी 33वें अधिवेशन के दौरान बाल गंगाधर अध्यक्ष बने थे, लेकिन वैलेंटाइन सिलोन ने इनमें
वैलेंटाइन सिरोल ने क्या कहा, इन्हें भारतीय अशांति का जनक कह दिया था और उन पर मुकदमा करने के सिलसिले में वे ब्रिटेन चले गए थे। तो क्यों मुकदमा किया था? क्योंकि इन्होंने एक होम रूल लीग चलाया था 1916 ईस्वी में। तो इसी कारण से उन्हें वैलेंटाइन सिरोल ने अपने उपन्यास में इन्हें क्या कह दिया, तो भारतीय अशांति का जनक कह दिया। तो इसी का मुकदमा करने के लिए बाल गंगाधर तिलक कहाँ चले गए, तो ब्रिटेन चले गए। और उसके बाद अध्यक्ष कौन बने, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कांग्रेस के 33वें अधिवेशन के दौरान वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा। ये राजेंद्र प्रसाद नहीं बने थे, क्षमा कीजिएगा, तो आप लोग देख लेंगे, हमने इसे बताया है वीडियो में। तो 33वें अधिवेशन के दौरान वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। यह चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। मैक्स मुलर ने बाल गंगाधर तिलक को सजा सुनाए जाने के पश्चात 17 फरवरी 1898 ईस्वी को प्रिवी काउंसिल के सदस्य सर जॉन लुबाक से एक पत्र में दया की वकालत करते हुए कहा कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। तो मैक्स मुलर ने बाल गंगाधर तिलक को सजा सुनाने के बाद 17 फरवरी 1898 ईस्वी को प्रिवी काउंसिल के सदस्य सर जॉन लुबाक से एक पत्र में दया की वकालत करते हुए कहा, क्या कहा, कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में बाल गंगाधर तिलक में मेरी दिलचस्पी है। तो क्यों इनको सजा हुई थी, ये हम लोग आगे देखेंगे जब बाल गंगाधर तिलक के बारे में पूरा पढ़ेंगे तो ये चीज़ें हम लोग पूरा देख लेंगे। अब देखिए, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी में लेखों के आधार पर बाल गंगाधर तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 1908 ईस्वी में 6 बरस के कारावास की सजा हुई और उन्हें बर्मा के मांडले जेल में कैद कर दिया गया और वहीं पर उन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना कर दी। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह कई बार पूछा गया है। गीता रहस्य किस भाषा में है, तो मराठी भाषा में। और तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी भी मराठी भाषा में है। तो केसरी में लेखों के आधार पर बाल गंगाधर तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और इसी राजद्रोह के मुकदमा में 17 फरवरी 1898 ईस्वी को क्या किया गया, तो इन्हें सजा सुनाया गया था। और प्रिवी काउंसिल के सदस्य सर जॉन लुबाक ने एक पत्र में दया की वकालत करते हुए कहा कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी हुई। तो राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 1908 ईस्वी में 6 बरस की सजा हुई और उन्हें कहाँ पे रख दिया गया, तो मांडले जेल में कैद कर दिया गया, जहां उन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया, तो बाल गंगाधर तिलक ने किया। यह भी हम लोग देखेंगे कि महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश बाल गंगाधर तिलक ने किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विशेष अधिवेशन 1918 में बंबई में किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन बने थे, तो सैयद हसन इमाम बने थे। और इस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई तथा रॉलेट अधिनियम पर विचार विमर्श किया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला विशेष अधिनियम हुआ था वह कब हुआ, 1918 ईस्वी में बंबई में, जिसके अध्यक्ष कौन बने, तो सैयद हसन इमाम बने। और इस अधिनियम में मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी और रॉलेट एक्ट पर विचार विमर्श किया गया था। सबसे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने, तो अबुल कलाम आज़ाद बने थे 1940 से 1945 तक। हमने क्या देखा था कि 41 से लेकर 1945 ईस्वी तक किसी प्रकार का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था और 1940 में अधिवेशन किसने किया था, अधिवेशन की अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने। तो इस 5 वर्षों के दौरान जब कोई अधिवेशन नहीं हुआ था तो 1946 में अधिवेशन हुआ। तो उन दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर विराजमान रहे कौन, अबुल कलाम आज़ाद।
तो पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे ज़्यादा समय तक अगर कोई अध्यक्ष रहे तो वे अबुल कलाम आज़ाद थे, और अबुल कलाम आज़ाद सबसे युवा अध्यक्ष भी थे, याद रखेंगे, अर्थात सबसे कम उम्र के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कुल 56 अधिवेशन हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कुल 56 अधिवेशन हुए थे। आप लोग काउंटिंग भी कर सकते हैं, हमने बताया भी था। 1929 के लाहौर अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो ये चीज़ हम लोग देख चुके थे कि 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, और इसी में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। लेकिन पूर्ण स्वराज का जो पहला प्रस्ताव था वह 1925 ईस्वी के कानपुर अधिवेशन में हसरत मोहानी ने पेश किया था, और 1925 ईस्वी का जो कानपुर अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्षता किसने की थी, तो सरोजनी नायडू ने। और भारत की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी, कौन, राष्ट्रीय कांग्रेस की ये सरोजनी नायडू। 1925 का जो कानपुर अधिवेशन हुआ था, और इस अधिवेशन में हसरत मोहानी ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन यह प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया था, हमने इसे बताया भी था। और क्यों निरस्त कर दिया गया, क्योंकि इस प्रस्ताव में यह कहा गया, कांग्रेस ने क्या कहा कि पूर्ण स्वराज का समय अभी नहीं आया है। याद रखेंगे, हमने कहा भी था कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के द्वारा माना कर दिया गया था, खारिज कर दिया गया था। उसका कारण क्या था कि कांग्रेस ने यह कह दिया कि पूर्ण स्वराज के लिए अभी समय नहीं आया है। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ। तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन हुआ था, याद रखेंगे, हमने इसे देख लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन प्रत्येक वर्ष 2 या 3 दिसंबर को बुलाए जाते थे, लेकिन विशेष अधिनियम कभी भी बुलाया जा सकता था। तो ये चीज़ तो हम लोग देख चुके हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन होता था वह प्रत्येक वर्ष 2 तारीख या 3 तारीख को बुलाया जाता था दिसंबर महीने में, लेकिन विशेष अधिवेशन आवश्यकता पड़ने पर कभी भी बुलाया जा सकता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो आचार्य JB कृपलानी। ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि नवंबर में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो अगस्त में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, तो दिसंबर तक तो कृपलानी ही थे, नवंबर तक। लेकिन दिसंबर में कौन बन गए, नवंबर में 25 नवंबर को इन्होंने त्यागपत्र दे दिया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए। और पूछा जाएगा कि आज़ादी के तत्कालिक तुरंत बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और सबसे अंतिम जो कि 56वां अधिवेशन था 1948 का, उसके अध्यक्ष कौन रहे, सबसे अंतिम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो वो पट्टाभी सीतारमैया थे। अब देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कुछ मिथक है, कुछ जो है एक तरह से कह सकते हैं कि कुछ भ्रांतियां हैं। तो क्या क्या भ्रांतियां हैं, 2 तरह की भ्रांतियां मानी जाती है। एक को कहते हैं सेफ्टी बल्ब सिद्धांत, और दूसरे को कहते हैं तड़ित चालक सिद्धांत। तो सेफ्टी बल्ब सिद्धांत और तड़ित चालक सिद्धांत। सेफ्टी बल्ब सिद्धांत क्या था, तो कांग्रेस को एक ऐसे मंच के रूप में विकसित करना ताकि भारतीय जनता एवं ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के मध्य एवं मध्यस्थ मंच के रूप में कार्य कर सके, ताकि भविष्य में 1857 जैसा विद्रोह न हो और ब्रिटिश साम्राज्य को भगाया जा सके। तो सेफ्टी बल्ब जो होता है और तड़ित चालक जो होता है, सेफ्टी बल्ब अर्थात वो क्या होता है कि जो सेफ्टी हम्फ्री डेवी का जो सेफ्टी बल्ब था तुरंत उड़ जाता था, तुरंत वो समाप्त हो जाता था, तो वही एक मिथक है। और दूसरा तड़ित चालक, काफ़ी तेजी से बिजली की झटका की तरह आया और यह सिद्धांत चला गया। तो इसके बारे में 2 चीज़ भ्रांतियां हैं। तो पहली भ्रांतियां सेफ्टी बल्ब सिद्धांत की तरह है, कांग्रेस को एक ऐसे मंच के रूप में विकसित करना ताकि भारतीय जनता एवं ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के मध्य एवं मध्यस्थ मंच के रूप में कार्य कर सके,
ताकि भविष्य में 1857 जैसा विद्रोह न हो और ब्रिटिश साम्राज्य को भगाया जा सके। तो कांग्रेस को एक ऐसे मंच के रूप में विकसित करना था ताकि भारतीय जनता और ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के मध्य एक मंच का कार्य हो और भविष्य में 1857 जैसी घटनाएं न हो सके और आसानी से ब्रिटिश साम्राज्य को भगाया जा सके। तड़ित चालक सिद्धांत क्या था कि कांग्रेस 1885 ईस्वी में एक नई संस्था थी तथा शुरू में ही यदि यह ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता का विरोध करती तो उसे उसी समय कुचल दिया जाता। अतः इस दुश्मन से बचाने के लिए एओ ह्यूम जैसे अधिकारियों का प्रयोग किया गया। तो एक तड़ित चालक अर्थात यह एक मिथक था, झूठा सिद्धांत था जो खत्म हो गया तुरंत, कि कांग्रेस 1885 ईस्वी में एक नई संस्था थी तथा शुरू में ही यदि यह ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता का विरोध करती तो उसी समय इसे कुचल दिया जाता। अतः इस दुश्मन से बचाने के लिए एओ ह्यूम जैसे अधिकारियों का प्रयोग किया। तो ये दोनों चालक सिद्धांत है, इसे पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। अब हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में सत्य क्या है, ये तो मिथक था। 1860 और 1870 के दशक में भारत में व्यापक स्तर पर राजनीतिक एवं नेतृत्व बन सके, अतः कांग्रेस की स्थापना को उसी रूप में देखना चाहिए। अतः सत्य है कि कांग्रेस का निर्माण सतत विकास का ही एक परिणाम है। तो यह घटना को सत्य माना गया है और उन दोनों चीज़ों को असत्य माना गया है, मिथक माना गया। तो किस चीज़ को सत्य माना गया है कि 1860 और 1870 के दशक में भारत में व्यापक स्तर पर राजनीतिक जागरूकता आ चुकी थी। अतः अब एक ऐसे संगठन की आवश्यकता थी जो एक आवाज़, एक मंच और एक नेतृत्व बन सके। अतः कांग्रेस की स्थापना को उसी रूप में देखना चाहिए। अतः सत्य है कि कांग्रेस का निर्माण सतत विकास का ही एक परिणाम है। तो इसी चीज को सत्य माना गया, इसी सिद्धांत को क्या माना गया, सत्य माना गया। अब कांग्रेस के बारे में अंग्रेजों का अलग अलग दृष्टिकोण है, भारतीयों का अलग अलग दृष्टिकोण है। तो क्या क्या दृष्टिकोण है उसे हम लोग देखें तो बहुत सारे अलग अलग दृष्टिकोण हैं, उसे हम लोग देखते हैं। जैसे प्रारंभ में कांग्रेस के प्रति दृष्टिकोण क्या क्या था, तो प्रारंभ में कांग्रेस के प्रति अंग्रेजों का जो सकारात्मक दृष्टिकोण था, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थक कहते थे कि इस संगठन से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव मजबूत होगी। प्रारंभ में कांग्रेस के प्रति अंग्रेजों का सकारात्मक दृष्टिकोण था, तभी तो दूसरे अधिवेशन में लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेसी के सदस्यों को कहाँ गार्डन पार्टी दी, चाय की गार्डन पार्टी दी थी। तो प्रारंभ में कांग्रेस के प्रति अंग्रेजों का सकारात्मक दृष्टिकोण था, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थक कहते थे कि इस संगठन से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव मजबूत होगी। वायसराय लॉर्ड डफरिन ने 1886 के कलकत्ता के दूसरे अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों को गार्डन पार्टी दी थी। अभी हमने इसे बता दिया। 1887 ईस्वी में मद्रास के गवर्नर ने कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों का खुलकर स्वागत किया था। तो 1887 का जो तीसरा अधिवेशन हुआ था, कहाँ पे, मद्रास में, जॉर्ज यूले उसके अध्यक्ष भी बन चुके थे। तो कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों का स्वागत किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तब और साथ ही साथ अंग्रेज जो एक सदस्य थे जिनका नाम था जॉर्ज यूले, तो उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष भी बना दिया गया था। 1887 के बाद अंग्रेजी सरकार का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति जो दृष्टिकोण है, रुख है, वह कठोर होता चला गया। तो 1887 के बाद जब अंग्रेज देखने लगे कि इनमें तो सदस्यों की संख्या लगातार अब बढ़ते चली जा रही है,
ये अब मजबूत होते जा रहे हैं। तो तीसरे अधिवेशन जो कि 1887 ईस्वी को हुआ था, तो उस अधिवेशन के बाद ये जो अंग्रेज थे उनका दृष्टिकोण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति काफ़ी मजबूत होता चला गया, रुख होता चला गया, कठोर होता चला गया। लॉर्ड डफरिन ने क्या कहा? लॉर्ड डफरिन ने कहा कि कांग्रेस सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। तो कांग्रेस ने कहा कि कांग्रेस सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। यह इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है कि किसने कहा था कि कांग्रेस सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? तो लॉर्ड डफरिन ने कहा था। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस की मांग को अज्ञात में छलांग की संज्ञा दी। तो लॉर्ड डफरिन ने क्या कहा था कि कांग्रेस जो मांग कर रहे हैं वे अज्ञात में छलांग कर रहे हैं, अर्थात जंप इनटू द अननोन, कि वे इस जगह पांव फैला रहे हैं जहां उनको पता नहीं कि इस नदी में तैर रहे हैं जिसके तट के बारे में उनको पता ही नहीं। तो लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेसी की मांगों को अज्ञात में छलांग, जंप इनटू द अननोन कहा। उस समय तत्कालीन गृह सचिव थे जॉर्ज हैमिल्टन। तो उन्होंने कांग्रेस को राजद्रोही बताते हुए दोहरा चरित्र अपनाने का आरोप लगाया। तो तत्कालीन गृह सचिव होम सेक्रेटरी जॉर्ज हैमिल्टन ने कांग्रेस को राजद्रोही बताते हुए उस पर दोहरा चरित्र अपनाने का आरोप लगाया। 1900 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने कांग्रेस को गंदी चीज कह दिया। तो लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा? 1900 ईस्वी में कांग्रेस को गंदी चीज कहा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड कर्जन ने कांग्रेस के बारे में एक और बात कहा कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है और भारत में रहते हुए मेरी बस एक ही इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। याद रखेंगे। लॉर्ड कर्जन ने कांग्रेस के बारे में एक बात और कहा कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है और भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 1903 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने मद्रास के गवर्नर को एक पत्र लिखा और इस पत्र में क्या लिखा कि जब से मैं भारत आया हूँ मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को मैं नपुंसक बना दूँ। तो 1903 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने मद्रास के गवर्नर को एक पत्र लिखा। क्या पत्र लिखा कि जब से मैं भारत आया हूँ मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को मैं नपुंसक बना दूँ। 1904 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कांग्रेसी प्रतिनिधि मंडल से मिलने तक से इनकार कर दिया था। तो याद रखेंगे कि 1904 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने कांग्रेस के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक कांग्रेसी प्रतिनिधि मंडल से मिलने तक से इनकार कर दिया था। लॉर्ड डफरिन ने क्या कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग की संस्था है। यह चीज़ अभी हम लोग देख चुके हैं। एक बात और याद रखेंगे, लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती जा रही है। तो लॉर्ड कर्जन ने एक बात और कहा था, क्या कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर, लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती जा रही है। अपने पतन की ओर लड़खड़ाती जा रही है। तो लॉर्ड कर्जन ने कहा कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती जा रही है। याद रखेंगे। अब देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में भारतीय कांग्रेस की तरफ से भी कुछ टिप्पणियां आई।
बहुत सारे लोग टिप्पणियां किए हैं। जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या कहा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कि कांग्रेसी लोग क्या हैं? तो पदों के भूखे हैं, पदों के भूखे राजनीतिज्ञ भी हैं। उन्होंने कहा, किसने कहा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कि कांग्रेसी लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टटराएं तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। बाल गंगाधर तिलक जो कि गर्मपंथी दल के सबसे महत्वपूर्ण नेता थे, तो उन्होंने क्या कहा कि यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टटराएं तो हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। लाला लाजपत राय ने क्या कहा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्र मेले की संज्ञा दी। तो लाला लाजपत राय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्र मेला की संज्ञा दी। अर्थात जो वार्षिक सम्मेलन होता था, वार्षिक बैठक होता था, वार्षिक अधिवेशन होता था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो उसे लाला लाजपत राय ने शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्र मेला कहा। अश्विनी कुमार दत्त ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशनों को 3 दिनों का तमाशा कहा। तो अश्विनी कुमार दत्त जो कि गर्मपंथी दल के नेता थे, तो उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो वार्षिक बैठक होते थे तो उन्हें 3 दिनों का तमाशा कहा। बिपिन चंद्रपाल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को याचना करने वाली संस्था कहा। तो बिपिन चंद्रपाल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को याचना करने वाली संस्था कहा, अर्थात भीख मांगने वाली संस्था कहा। याद रखेंगे। फिरोज शाह मेहता ने क्या कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। फिरोज शाह मेहता ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। महात्मा गांधी ने भी इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कमेंट किया। क्या कहा? कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। महात्मा गांधी ने भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध करने के लिए अंग्रेज अधिकारियों के प्रोत्साहन पर सर सैयद अहमद खां और बनारस के राजा शिव प्रसाद ने संयुक्त भारतीय देशभक्त संघ की स्थापना की। हमने क्या बताया था? पेट्रियोटिक एसोसिएशन की यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन, अर्थात संयुक्त भारतीय देशभक्त संघ किसने स्थापित किया था? तो सैयद अहमद खां और बनारस के राजा शिव प्रसाद ने मिलकर किसको विरोध के लिए? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध करने के लिए। याद रखेंगे। बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा। तो याद रखेंगे कि बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली एक संस्था कहा। संयुक्त राष्ट्र जो देशभक्त संघ था वही यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन था। हमने इसे बताया भी था कि जिसकी स्थापना सैयद अहमद खां और बनारस के राजा शिव प्रसाद ने किया था। याद रखेंगे। कुछ और जो लोगों ने क्या कहा था तो उसे भी हम लोग देख लें। अरविंदो घोष ने कहा था, अरविंदो घोष ने कहा था कि कांग्रेस अब क्षय रोग से मरने वाली है। क्या कहा था? कि कांग्रेस अब क्षय रोग से मरने वाली है। अब हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वतंत्रता संघर्ष को देखें। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो स्वतंत्रता का संघर्ष हुआ कैसे हुआ?
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई, कैसे लड़ी गई? तो 4 चरण माना जाता है। एक उदारवादी, एक क्रांतिकारी। उदारवादी चरण हमने बताया था कि 1885 से 1905 ईस्वी। उसके बाद उग्रवादी चरण, उसके बाद 1897 से 1914 ईस्वी को क्रांतिकारी चरण माना जाता है। उसके बाद 1915 ईस्वी से 1917 से 19 तक यह उग्रवादी चरण माना जाता है, और 1920 ईस्वी से 1930 ईस्वी तक यह क्रांतिकारी चरण का दूसरा चरण माना जाता है। जबकि 1917 से 1919 के काल को 1917 या 1919 से 1947 ईस्वी को गांधीवादी चरण माना जाता है, जो सबसे लंबा चरण यही है, याद रखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखें इस उदारवादी चरण को, जो कि 1885 से 1905 ईस्वी तक था। उदारवादी, जिसे नरमपंथी भी कहते हैं, नरमपंथी भी कहते हैं। उदारवादी को क्या बोलते हैं? नरमपंथी, नरमपंथी। तो उदारवादी चरण के नेताओं ने उदारवादी मांगों को प्रस्तुत किया, अर्थात वे प्रार्थना करके, निवेदन करके अपनी मांग को मनवाते थे। अभी हमने इसे देखा है। इस चरण के नेताओं के साधन भी उदार थे, अर्थात ये अपनी मांगों को मानने के लिए अंग्रेजों के पास प्रार्थना पत्र, स्मरण पत्र और प्रतिनिधि मंडल भेजते थे। तो उदारवादी चरण के जो नेता थे, वे अंग्रेजों के पास अपना प्रार्थना पत्र, स्मरण पत्र और प्रतिनिधि मंडल भेजते थे अपने मांग को मनवाने के लिए। उदारवादियों को ब्रिटिश की न्यायप्रियता में पूरी तरह से विश्वास था। तो ये चीज़ अभी हम लोगों ने देख लिया कि जो उदारवादी नेता थे, नरमपंथी नेता थे, तो उन्हें अंग्रेजों की न्यायप्रियता में काफ़ी विश्वास था। उन्हें विश्वास था कि अंग्रेज न्याय करेंगे तो अच्छा न्याय करेंगे हम लोग के साथ। उदारवादी पूर्णतः अहिंसावादी थे तथा संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को प्रस्तुत करते थे। तो जो उदारवादी थे ये अहिंसावादी थे, अहिंसा पर विश्वास नहीं करते थे, और अपनी मांगों को मनवाने के लिए ये क्या करते थे? तो संवैधानिक तरीका को अपनाते थे। ये भी हमने देख लिया है। उदारवादियों की मांग थी केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में विस्तार किया जाए तथा इनमें अधिक से अधिक भारतीयों को शामिल किया जाए। तो उदारवादियों की क्या मांग थी कि केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में विस्तार किया जाए और इनमें अधिक से अधिक भारतीयों को शामिल किया जाए। सबसे महत्वपूर्ण मांग थी लोक सेवा आयोग की प्रतियोगी परीक्षाओं को भारत में एवं ब्रिटेन में एक साथ कराया जाए तथा परीक्षार्थियों की आयु सीमा में वृद्धि की जाए। तो उदारवादियों की सबसे बड़ी मांग क्या थी कि जो लोक सेवा आयोग की परीक्षा थी वह उन प्रतियोगी परीक्षाओं को भारत और ब्रिटेन में एक साथ कराया जाए और परीक्षार्थियों की आयु सीमा में वृद्धि की जाए। इसी कारण 1886 ईस्वी में लोक सेवा आयोग की स्थापना भी हुई। उदारवादियों के प्रयास से भारत में 1886 ईस्वी में लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई और भारत और इंग्लैंड में एक साथ लोक सेवा आयोग की प्रतियोगिता परीक्षा भी प्रारंभ हुई। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। उदारवादियों के द्वारा ही भारतीय व्यय की समीक्षा के लिए बेलबर्ड आयोग की स्थापना हुई। तो उदारवादियों के द्वारा ही भारतीय व्यय की समीक्षा के लिए एक बेलबर्ड आयोग की स्थापना हुई। 1892 में भारत परिषद अधिनियम को पारित होने में उदारवादियों का ही प्रयास रहा। तो ये चीज़ अभी हम लोग देख चुके हैं। उदारवादी अर्थात नरमपंथियों के प्रयास से ही 1892 ईस्वी में भारत परिषद अधिनियम पारित हुआ। अब हम लोग देखते हैं उग्रवादी या गर्मपंथियों को। उग्रवादी या गर्मपंथियों को देखते हैं। तो उग्रवादी का चरण 1915 से 1917 या 1919 तक के माना जाता है। उग्रवादी चरण के नेताओं की मांगे क्या थी? उग्र थी, और उनकी मांगों में जो शामिल साधन था वह हड़ताल, प्रदर्शन और धरना था। याद रखेंगे, इनमें हिंसा नहीं था, गोली बारूद नहीं था, लेकिन वे
उग्रवादी चरण जो थे इनकी नेताओं की मांगें उग्र थी। उनकी मांगों में क्या क्या शामिल था? तो हड़ताल, प्रदर्शन और धरना। उग्रवादियों का मुख्य लक्ष्य था स्वदेशी को अपनाना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, स्वराज की प्राप्ति और राष्ट्रीय शिक्षा की प्राप्ति। तो उग्रवादियों की क्या मांग थी? तो उनका मुख्य लक्ष्य था स्वदेशी को अपनाना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, स्वराज्य की प्राप्ति और राष्ट्रीय शिक्षा की प्राप्ति। उग्रवादियों के उद्भव का कारण क्या था? उग्रवादियों के उद्भव का कारण था उदारवादियों की असफलता। चूंकि उदारवादी असफल हो चुके थे और 1892 में जो भारत परिषद अधिनियम बनाया गया था तो वह अधिनियम फेल कर गया, तो उससे भी वे असंतुष्ट थे। और उस समय लगातार भारत में अकाल पड़ रहा था। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव जैसे जापान के द्वारा रूस को पराजित किया गया, कर्मा तथा इथोपिया ने इटली को पराजित किया। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव के कारण जैसे कि जापान ने रूस को पराजित किया और इथोपिया ने इटली को पराजित किया, तो इस कारण भी उनमें असंतुष्टि उत्पन्न हो गया था। 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया। लॉर्ड कर्जन की जो प्रतिक्रियावादी नीति थी, बंगाल का विभाजन किया, कांग्रेस के बारे में उसने कई विरोधी बातें कही। तो उदारवादियों की असफलता, 1892 का असफल भारत शासन अधिनियम, लगातार पड़ रहे अकाल, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव जैसे कि जापान के द्वारा रूस को पराजित करना, इथोपिया के द्वारा इटली को पराजित करना, बंगाल का विभाजन और लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी के कारण ये उग्रवादी जो थे वे क्या थे? तो इनका उद्भव हुआ। तो इस प्रकार हम लोग का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था ये समाप्त हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सारे तथ्यों को हमने देख लिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस समाप्त हो गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के समय जितनी सारी जो घटनाएं हुई थी, जैसे कि बंगाल का विभाजन, सूरत का अधिवेशन, उसके बाद दिल्ली जो राजधानी बनी थी 1912 ईस्वी में, इन सब को हम लोग देखेंगे। बाल गंगाधर तिलक को देखेंगे, दादा भाई नौरोजी को देखेंगे, एक एक जो इनके जो नेता हैं तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और यह बाल गंगाधर तिलक पूरी, यह जो हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है और जो गर्मपंथी है, उदारवादी और उग्रवादी, ये दोनों पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे और हम लोग चलेंगे गांधीवादी चरण पे। और साथ ही साथ अंग्रेजों पर चलेंगे कि कौन कौन से अंग्रेज गवर्नर, कौन कौन से जो भारत के वायसराय बने थे, उनके समय क्या क्या कार्य हुए, ये सब देखेंगे। तो एक एक चीज़ हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास को देखेंगे और पूरे डिटेल में समाप्त करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और बार बार वीडियो को देखते रहें और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर, बंगाल के विभाजन को लेकर हम लोग मिलेंगे। तब तक नमस्कार, जय हिंद।